हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम विषाणु जनित रोग, सामान्य जुकाम के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटोजोन जनित रोग, प्लाज्मोडियम से होने वाला मलेरिया और अमीबिएसिस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जो वायरस जनित रोग है वो है कॉमन कोल्ड, यानी कि जुकाम। कॉमन कोल्ड सबसे कॉमन होने वाला रोग है जो वायरस से होता है, यानी कि वायरस जनित सबसे कॉमन प्रकार का रोग है। जुकाम में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन यानी कि शोथ होता है, यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो इन्फेक्शन है वो लंग्स का इन्फेक्शन नहीं है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। और इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, शोथ होता है। और ये जो रोग होता है वायरस से होता है और उस वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। और ये राइनो वायरस 100 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 100 टाइप। 100 से ज़्यादा प्रकार के राइनो वायरस होते हैं। इसीलिए जब एक बार कोई वायरस संक्रमण फैलाता है जुकाम का, तो उसके खिलाफ अब जो है एंटीबॉडीज टाइप बनने लगती हैं और वो वायरस मरने लगते हैं। लेकिन चूंकि 100 से ज़्यादा प्रकार के वायरस होते हैं, तो अगली बार जो जुकाम हो जाता है वो दूसरे प्रकार के वायरस होता है, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, फिर वो ठीक होता है। तो यही प्रक्रम चलता रहता है। इसीलिए जुकाम जीवन में अनेक बार होता रहता है, क्योंकि वहाँ अलग अलग प्रकार के वायरस इससे होता है। कॉमन कोल्ड में जो राइनो वायरस होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ना कि लोअर लंग्स को इन्फेक्ट करता है। नाक में जो स्राव होता है, नाक और छींक, जो नाक से आने वाला स्राव होता है, जो छींक के साथ आने वाला जो स्राव होता है, उसके अंदर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं और इन ड्रॉपलेट्स के अंदर बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स होते हैं और वो एयर में फैल जाते हैं। और एयर में फैलने के बाद वो दरवाजों के हैंडल पर, किताबों पर, पेन पर या किसी भी चीज़ में पहुँच जाते हैं और वहाँ से वो हाथ के द्वारा नाक तक पहुँच जाते हैं या एयर के द्वारा डायरेक्ट नाक में पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर वो बॉडी के अंदर पहुँच के इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। सिम्टम, सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है नाक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है यहाँ पर। और जो श्लेष्मक है यानी कि जो म्यूकस है उसका ज़रूरत से ज़्यादा स्राव होना होता है, जिससे वो कंजेशन के रूप में बाहर आती है। गले में खराश होती है, हल्की सी खुजली हो सकती है और दर्द भी हो सकता है, छींक आती है, नाक बहने लगती है, कंजेशन ज़्यादा होता है, सर में दर्द होता है और ज़्यादा थकान होती है। उपचार में कोई औषधि इसमें काम नहीं करती, क्योंकि कोई एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं करती, क्योंकि ये वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, संयोजी कड़ी होती है और उस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। इसीलिए ये रोग कोई इलाज नहीं है। 3 से 7 दिनों में बिना किसी औषधि के ये ही अपने आप ठीक हो जाता है और जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लगेगी उसको मार दिया जाएगा। तो कॉमन कोल्ड में खास बात क्या है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, शोथ है। दूसरा, राइनो वायरस से होता है, 100 से ज़्यादा प्रकार के वायरस होते हैं। लंग्स को प्रभावित नहीं करता। अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने के कारण ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, कंजेशन के रूप में बाहर आता है। वो इन्फेक्शन में संचरण के लिए जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं छींक से, वो बाहर आकर एयर में किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाती है, उस ऑब्जेक्ट से पहुंच जाती हैं स्वस्थ मनुष्य में या डायरेक्ट एयर से पहुंच जाती है। और सिम्टम्स में सबसे पहले जो म्यूकस है वो ज़्यादा बाहर निकलती है, सर में दर्द हो सकता है, खराश हो सकती है, नाक बह सकती है, सर में दर्द हो सकता है और सबसे बड़ी बात थकान भी हो सकती है। डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता, इसलिए एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करती। इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी 3 से 7 दिनों में, इसलिए तभी वो ठीक होता है। बिना किसी औषधि के ही ये ठीक हो जाता है। हाँ, कंजेशन को कम करने के लिए दवाइयाँ ली जा सकती हैं, लेकिन वायरस को मारने के लिए कोई दवाई यूज़ नहीं होती, इसीलिए ये अपने आप 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। प्रोटोजोन जनित रोग यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसमें मलेरिया डिजीज़ के बारे में पढ़ना है।
मनुष्य में जो मलेरिया होता है वो एक द्विपोषादिक या द्विपोषदीय तथा ट्राइफेसिक परजीवी से होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उसका जो संचरण होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था है वो स्पोरोजॉइट होती है, जबकि जो फीमेल एनोफिलीज होती है, फीमेल एनोफिलीज के लिए जो संक्रामक अवस्था होती है वो गैमेटोसाइट होती है। अब जो मलेरिया होता है उसमें 4 अलग अलग प्लाज्मोडियम की जातियां 4 अलग अलग प्रकार का मलेरिया करती हैं। पहला है सुदम तृतीयक मलेरिया यानी कि बैनिंग्स टर्टेन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। दूसरा है दुर्दम तृतीयक मलेरिया यानी कि मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है। तीसरा है चतुर्थ मलेरिया यानी कि क्वार्टेन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई से होता है। और चौथा है हल्का तृतीयक मलेरिया यानी कि माइल्ड टर्टेन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। तो जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है, 4 अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। मनुष्य के लिए जो संक्रामक अवस्था है स्पोरोजॉइट है, जबकि फीमेल के लिए वो गैमेटोसाइट है। और मलेरिया रोग के जो लक्षण हैं, सबसे पहले आप याद रखें कि सबसे पहले जो लक्षण है उसमें वो कपकपी के साथ तेज बुखार है। तो पहले सर्दी, फिर बुखार, फिर पसीना, फिर उतार, ये इसके लक्षणों का लिए हमें याद करने का फंडा है कि इसके जो लक्षण है सबसे पहले कपकपी के साथ उसमें तेज बुखार आता है। इसकी 3 उपअवस्थाएं होती हैं, यानी कि जो सबसे पहले कपकपी आएगी, ठिठुरन जिसे बोलते हैं हम, दूसरी गर्म अवस्था यानी कि बुखार आएगा, और उसके बाद तेज पसीना, और उसके बाद बुखार का उतरना। तो पहले सर्दी, फिर बुखार, फिर पसीना, फिर उतार। दूसरा जी मिचलाना, नौसिया बोलते हैं इसमें, जी मिचलाता, उल्टी आने की महसूस होती है और उसमें उल्टी भी आ सकती है। सर व पैरों में तेज दर्द होता है। और तीसरा बुखार के बाद कमजोरी आती है और लंबी नींद लेने की इच्छा होती है, वो लंबी नींद आती है। तो सबसे प्रमुख लक्षण है कपकपी के साथ तेज बुखार का आना, दूसरा जी मिचलाना, उल्टी, सर में दर्द, पैरों में दर्द, और तीसरा बुखार के बाद कमजोरी और लंबी नींद का आना। प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वो ये द्विपोषादिक होता है, यानी कि द्विपोषदीय होता है। द्विपोषदीय का मतलब क्या होता है कि इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 पोषकों में पूर्ण होता है। अब पैरासाइट यानी कि परजीवी वह जीव होता है जो किसी और जीव से अपना न्यूट्रिशन, स्पेस आदि प्राप्त करता है, वो परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। और जिससे वो प्राप्त करता है उस जीव को हम बोलते हैं होस्ट या पोषक। तो मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम रोग होता है, वो जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, इसलिए प्लाज्मोडियम परजीवी हो गया, पैरासाइट हो गया, और हम होस्ट हो गए, पोषक हो गए। तो जब किसी परजीवी का जीवन चक्र एक पोषक में पूर्ण होता है तब हम उसे बोलते हैं मोनोजेनेटिक, यानी कि एक पोषदीय या एक पोषदीय, जिसका जीवन चक्र 1 में कंप्लीट होता है, जबकि जिसका 2 में होता है हम उसे बोलते हैं द्विपोषदीय यानी कि डाइजेनेटिक। मनुष्य में जो जीवन चक्र होता है जो प्लाज्मोडियम का, और जो मादा एनोफिलीज में जीवन चक्र होता है, तो ये कशेरुक है यानी कि वर्टिब्रेट होस्ट है, और ये इनवर्टिब्रेट होस्ट होती है यानी कि अकशेरुकी होस्ट है। ये इसके संचरण का काम करती है, अर्थात मादा एनोफिलीज एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो डिजीज कॉजिंग प्लाज्मोडियम है उसको लेकर आती है एक संक्रमित व्यक्ति से। और जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 2 तरह के होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, प्राथमिक होस्ट और द्वितीयक होस्ट। प्राथमिक होस्ट यानी कि प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर परजीवी की सेक्सुअल स्टेजेस यानी कि लैंगिक अवस्थाएं होती हैं, जबकि एसेक्सुअल अवस्थाएं जिस पोषक में होती है हम उसे सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम के केस में ये एक्सेप्शन है कि प्लाज्मोडियम के केस में जो मनुष्य में जीवन चक्र है वो अलैंगिक होता है और ये प्राइमरी होस्ट होता है। मनुष्य का क्या है? प्राइमरी होस्ट।
यानी कि प्राथमिक पोषक है, जबकि जो मादा एनोफिलीज है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। यानी कि जो जीवन चक्र है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट हमेशा वो होता है नॉर्मली जिसमें परजीवी की सेक्सुअल स्टेजेस यानी कि लैंगिक अवस्थाएं होती हैं, जबकि एसेक्सुअल स्टेजेस जिसमें होती हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट। लेकिन यहाँ प्लाज्मोडियम में एक्सेप्शन है, अपवाद है, ध्यान रखना है हमें कि मनुष्य इसका प्राइमरी होस्ट है, लेकिन मनुष्य में अलैंगिक जनन होता है परजीवी का, जबकि प्लाज्मोडियम का मादा एनोफिलीज में जो जीवन चक्र होता है वो सेक्सुअल स्टेजेस होती है उसमें, और सेक्सुअल स्टेजेस हमेशा प्राइमरी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, और इसके बावजूद भी ये सेकेंडरी होस्ट है। और मनुष्य में जो एसेक्सुअल स्टेजेस होती है उसके बावजूद भी वो प्राइमरी होस्ट है। तो नॉर्मली प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें परजीवी की सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, लेकिन मनुष्य में प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं। सेकेंडरी होस्ट नॉर्मली वो होता है जिसमें परजीवी की एसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, अलैंगिक स्टेजेस होती हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम की मादा एनोफिलीज में सेक्सुअल स्टेजेस होती है, ना कि एसेक्सुअल स्टेजेस होती है, यानी कि ये अपवाद है। दूसरा, अब इसका जो पोषक है वो दो होते हैं, प्राइमरी होस्ट है मनुष्य और सेकेंडरी होस्ट है कौन? फीमेल एनोफिलीज। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो स्पोरोजॉइट्स की सहायता से संक्रमित होता है, जबकि जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो गैमेटोसाइट्स की सहायता से संक्रमित होता है। अर्थात मनुष्य के लिए जो प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज है वो स्पोरोजॉइट है, जबकि फीमेल एनोफिलीज के लिए वो गैमेटोसाइट होती है। सबसे पहले एक संक्रमित मादा एनोफिलीज किसी संक्रमित व्यक्ति को जब काटती है तो जैसे ही वो उसको सक करती है, पायर्स करती है, सब सकिंग एंड पायर्सिंग टाइप के होता है, वो पायर्स करके भेद कर रक्त चूसती है, तो इसकी लार ग्रंथि में लगभग 2 लाख स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं। उन 2 लाख में से बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स काटते समय, रक्त को पीते समय लार ग्रंथि की सहायता से वो मनुष्य में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो भी पायर्सिंग टाइप के जो रक्त को चूसने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉर्मली अपने लार के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर से एक एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस बाहर डालते हैं, जिससे रक्त जो होता है उसका थक्का बनना बंद हो जाए, यानी कि जो रक्त के थक्के को बनना बंद करता है। इसमें एनोफिलिन होता है, हिरुडिनेरिया में हिरुडिन होता है, और अन्य जीवों में अन्य एंटीकोआगुलेंट्स पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो लार उसमें डाल रही होती है तो उसकी ज़्यादा से बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं वो मनुष्य की बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, मनुष्य की बॉडी के ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब यहां से ये स्पोरोजॉइट्स रक्त के साथ यकृत यानी कि लीवर के अंदर पहुंचेंगे और लीवर की सेल्स में पहुंच जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। अब यहां पर जो परजीवी है, जो लीवर सेल है, यकृत की कोशिकाएं हैं, उनमें अलैंगिक जनन करेगा। याद हमें क्या रखना है कि मनुष्य में हमेशा अलैंगिक जनन होता है, जबकि फीमेल एनोफिलीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। परजीवी में जो परजीवी का जो जीवन चक्र है उसमें जो ह्यूमंस है, उस ह्यूमंस में, मनुष्य में 2 जगह ये इन्फेक्शन करता है बेसिकली। एक तो लीवर में और दूसरा लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। तो लीवर में सबसे पहले परजीवी लीवर में पहुंचता है और वहां जाकर क्या करेगा? अलैंगिक जनन करेगा, और अलैंगिक जनन करने के बाद उन सेल्स को वो फाड़ देगा, और फाड़ने के बाद परजीवी बाहर आ जाएगा और वो उसको रक्त में मोचित कर देता है, यानी कि रक्त में छोड़ देता है, उसको डिस्चार्ज कर देता है। अब मनुष्य का जो आगे का जो जीवन चक्र है मनुष्य में, वो परजीवी आगे का जीवन चक्र आरबीसी के अंदर पूर्ण करता है, और आरबीसी में भी ये अलैंगिक जनन करता है, और अलैंगिक जनन जब कर लेता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो ये इन सेल्स को फाड़ देता है, और ये फटने के बाद इसमें से एक हीमोजेन ग्रैन्यूल्स निकलते हैं, और ये हीमोजेन ग्रैन्यूल्स ही तेज फीवर के लिए,
और अन्य लक्षणों के लिए, श्रिवलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो ये चक्र होता है हर 3 से 4 दिन में रिपीट होता है। यानी कि हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, हीमोजोइन कर्ड जो होते हैं, उनके कारण ही मनुष्य में बुखार होता है और अन्य कपकपी और अन्य लक्षण होते हैं। और जो अन्य लक्षण सहित ये ज्वर होता है वो 3 से 4 दिन में फिर से रिपीट होता है। अब परजीवी यहाँ से निकलकर नई आरबीसी में संक्रमित करेगा, नई आरबीसी को संक्रमित करेगा, यही चक्र दोबारा से दोहराया जाएगा और लास्ट में जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो बन जाते हैं। अब जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति का, मनुष्य का रक्त चूसती है तो उसके अंदर के जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो अब कहाँ पहुँच जाते हैं, वो मादा एनोफिलीज के अंदर पहुँच जाते हैं। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद अब ये सेक्सुअल स्टेजेस की तरफ चलते हैं। अब प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल स्टेजेस है वो किस में होती है, मादा एनोफिलीज में होती है। और यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। युग्मक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं और फ्यूज होकर हमेशा डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। तो अब ये युग्मक बने हैं तो युग्मक अब बनने के बाद ये फ्यूज होते हैं, उनका संलयन होता है और संलयन होने के बाद युग्मनज यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जायगोट का जो आगे का विकास होता है उससे फिर वो स्पोरोजॉइड्स का निर्माण होता है और ये स्पोरोजॉइड्स यहाँ से मच्छर की लार ग्रंथि में जाकर एकत्र हो जाते हैं और दोबारा से जब भी ये संक्रमित जो व्यक्ति वो है मादा एनोफिलीज है, जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगी तो ये बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स उसकी बॉडी के अंदर डाल देगी और इस प्रकार से इसका जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि सबसे पहले एक संक्रमित मादा एनोफिलीज किसी व्यक्ति को काटती है, किसी असंक्रमित व्यक्ति को काटती है। तो काटते समय उसके बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स जो होते हैं मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाएंगे। यहाँ से ये यकृत में पहुंचते हैं, वहाँ जाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके उसकी सेल्स को फाड़ देंगे और ये बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब ये आरबीसी में पहुंचते हैं, आरबीसी में फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और उनकी सेल्स को फाड़ेंगे और यहाँ से हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स निकलते हैं जिससे बुखार होता है, ज्वर होता है और अन्य लक्षण होते हैं जो हर 3 से 4 दिन में रिपीट होते हैं। अब ये दोबारा से नई आरबीसी को संक्रमित करते हैं, यही स्टेप दोबारा चलते हैं और लास्ट में गैमेटोसाइट्स का निर्माण होता है। जब कोई मादा एनोफिलीज किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसती है तो उस रक्त के साथ उसके गैमेटोसाइट्स की बॉडी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये सेक्सुअल स्टेजेस की तरफ चलते हैं और यहाँ पर ये पहले युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मक फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, जायगोट में आगे का विकास होने से स्पोरोजॉइड बनते हैं। स्पोरोजॉइड अब जो है यहाँ से मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में जाकर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर वहां जाकर वो संचित हो जाते हैं। और अब जब ये मादा एनोफिलीज किसी व्यक्ति को काटेगी तो ये स्पोरोजॉइड उसकी बॉडी से निकलकर, लार ग्रंथि से निकलकर उस व्यक्ति के बॉडी में पहुंच जाएंगे। इसके उपचार के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दवाई है, ड्रग है, वो क्विनैन है। इसके अलावा कुछ अन्य ड्रग्स का यूज़ भी किया जाता है और मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम है उसकी ग्रोथ को रोका जाता है और उसको मारा जाता है उन दवाइयों की सहायता से जिससे डिजीज़ खत्म हो जाती है। मनुष्य में दूसरा प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो अमातिसार या अमीबिया पेचिस यानी कि अमीबिएसिस और अमीबिक डिसेंट्री है। जो ये रोग होता है मनुष्य में, ये एक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है जिसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो मनुष्य में जो ये अमीबिया पेचिस होती है, जो फ्रीक्वेंटली स्टूल पतला होकर बाहर निकलता है, वो एक परजीवी के द्वारा होती है जो प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ परजीवी होता है जिसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से जो इन्फेक्शन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग का होता है। ऊपरी भाग का किसका? लार्ज इंटेस्टाइन के।
यानी कि बड़ी आंत के ऊपरी भाग का ये संक्रमण है। और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक पोषदीय, यानी कि ये एक पोषदीय यानी कि मोनोजेनेटिक परजीवी है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? मोनो माने क्या होता है? वन। जेनेटिक का मतलब है जेनरा से बना है वर्ड, यानी कि एक ऐसा परजीवी जिसका जीवन चक्र एक पोषक में पूर्ण होता है, एक वन होस्ट में पूर्ण होता है। हम उसे बोलते हैं एक पोषदीय, यानी कि मोनोजेनेटिक परजीवी, यानी कि इसमें जो डिजीज होगी वो केवल एक ही जो इसका जीवन चक्र होगा परजीवी का, वो केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और वो होस्ट कौन है? ह्यूमन, मनुष्य। तो ये केवल मनुष्य में होता है, इसलिए ये मोनोजेनेटिक होता है, यानी कि एक पोषदीय होता है और इसमें किसी दूसरे होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये एक जलजन्य रोग है, जलजन्य, यानी कि वाटरबॉर्न डिजीज है ये। और जलजन्य रोग से मतलब क्या है कि जो खाद्य पदार्थ है या जो जल है उसके अंदर जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो उपस्थित रहता है और वो मानव मल से संदूषित होने के कारण होता है। यानी कि जो जल है या जो खाद्य पदार्थ है वो संक्रमित क्यों हुआ है? वो संक्रमित इसलिए हुआ है कि उसके अंदर मानव मल मिल गया है, मानव मल के अंदर जो इसकी सिस्ट उपस्थित थी वो मिल गई है, जिसके कारण ये अब संक्रमण करने योग्य हो गया है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे जल को पीता है या ऐसे खाद्य पदार्थों को खाता है तो उस मल से जो उसके अंदर सिस्ट आई है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की टेट्राक्वाड्रेट सिस्ट के रूप में आता है, क्वाड्रा टेट्रेड जिसमें 4 केंद्रक होते हैं, तो वो जो सिस्ट होती है वो सिस्ट अब इस जल के साथ या उस खाद्य पदार्थ के साथ मनुष्य के शरीर के अंदर एंटर कर जाती है। और इसका जो एंटर करने का जो मार्ग है वो है मुंह फीकल पार्ट, यानी कि फेको ओरल पार्ट, यानी कि सिस्ट मल मुंह मार्ग से जाती है, मल मुंह मार्ग, यानी कि फीको ओरल पाथ। इसका जो पाथ होता है ओरल फीको या फीको ओरल जो पार्ट होता है उससे शरीर में प्रवेश करती है। और जो घरेलू मक्खी है हाउस फ्लाई इसका संचरण करने में हेल्प करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक सिस्ट को पहुंचाने में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये स्टूल है, इस स्टूल से जो सिस्ट है इसके अंदर से वो हाउस फ्लाई किसी खाने वाली चीज़ में लेके जाए, क्योंकि ये पहले यहाँ बैठी, यहाँ से सिस्ट को लेकर अब उसने खाने की चीज़ों पर ट्रांसफ़र कर दिया या पानी में ट्रांसफ़र कर दिया। और वो पानी या खाना जब कोई व्यक्ति खाता है तो उसके अंदर से जो सिस्ट होती है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं और अंदर जाकर वो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग का इन्फेक्शन अमेथिसार पेचिस या अमीबिया पेचिस करते हैं और फ्रीक्वेंटली स्टूल बाहर आता है। लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? पहला सिम्टम क्या है? डायरिया, यानी कि अतिसार। नंबर 1 है अतिसार। अतिसार का मतलब क्या है कि जो स्टूल होता है, जो मल होता है वो पतला हो जाता है और पतला होने के कारण वो फ्रीक्वेंटली तेजी से बाहर आता है, बार बार आता है और इससे हम बोलते हैं डायरिया या अतिसार। दूसरा होता है पेट में दर्द, दूसरा है पेट दर्द। तीसरा है मरोड़, यानी कि क्रैम्प्स। पेट में दर्द होता है, साथ में मरोड़ होती है और अजीब सी कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे अनकंफर्टनेस आती है। इसके अलावा बुखार और मल में म्यूकस के साथ रक्त आना, बुखार
और पांचवा क्या है, म्यूकस तथा रक्त का मल के साथ आना। जो म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सिक्रीट होता है वो, और जो रक्त होता है वो मल में आने लगता है, और इसको आम भाषा में आव बोलते हैं, आव। तो मल के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो भी आने लगता है, और साथ में ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा रोग की गंभीर अवस्था में, जब रोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, तो जब ज़्यादा हो जाता है तब उस केस में जो लीवर होता है यानी कि यकृत, वो भी प्रभावित होता है। तो अमीबीय पेचिस यानी कि अमातिसार यानी कि अमीबिक डिसेंट्री में मेन बात क्या है कि ये एक प्रोटोजोन परजीवी से होता है जिसका नाम होता है एंटाविबा हिस्टोलाइटिका। दूसरा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अपर भाग का संक्रमण है। तीसरा, इसमें जो रोग करने वाला जो परजीवी है वो मोनोजेनेटिक होता है, एक पोषदीय होता है, अर्थात उसका जीवन चक्र एक ही पोषक में पूर्ण होता है। वो कौन होता है? मनुष्य होता है। दूसरा, ये जलजन्य रोग है। जलजन्य रोग का मतलब क्या? वाटर बॉर्न डिजीज है, और वाटर बॉर्न डिजीज में ये जो सिस्ट होती है एंटाविबा हिस्टोलाइटिका की, वो मनुष्य के मल से उस खाद्य पदार्थ तक पहुंचती है या पानी में पहुंचती है, और जब ये पानी और खाद्य पदार्थ मनुष्य खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर पहुंचता है। और जो रूट है वो है मल मुंह मार्ग यानी कि फीको ओरल पाथ, और हाउस फ्लाई इसके संचरण में हेल्प करती है। संचरण कैसे करती है कि वो मल से बैठकर वहाँ से सिस्ट को लेकर खाद्य पदार्थों में या पानी में डाल देती है, और जब ये खाद्य पदार्थ और पानी मनुष्य की बॉडी में अंदर जाते हैं तो डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहला तो अतिसार है यानी कि डायरिया होता है, फ्रीक्वेंटली स्टूल बाहर आता है, पेट दर्द हो सकता है, साथ में मरोड़ क्रैम्प हो सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है अंदर, बुखार होता है, और म्यूकस और रक्त का मल के साथ आना, इसे आम भाषा में आव बोलते हैं। और सीवियर केसेस में जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में अपर पार्ट के साथ साथ लीवर भी यानी कि यकृत भी प्रभावित हो जाता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।